So the next effect is hyperconjugation. Hyperconjugation. It is also known as no bond resonance. No bond resonance. This is a very important effect, and of course it is a type of resonance also. और इसमें एक बात जो आपको क्लियर हो रही है, नो बॉन्ड रेजोनेंस, थोड़े टाइम के लिए एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं रहता है. तो ये जो बॉन्ड जो नो बॉन्ड रेजोनेंस है, दिस वाज गिवन बाय बेकर नेथन. इसको बेकर नेथन इफेक्ट भी बोल देते हैं. और ये होती है ड्यू टू इंटरेक्शन बिटवीन पी ऑर्बिटल, पाई पी इलेक्ट्रॉन्स एंड सिग्मा electrons of adjacent CH bond. आपको क्लियर हो जाएगा. अभी बता देता हूँ मैं आपको CH बॉन्ड. देखो पहले तो मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि जैसे ये मेरे पास है इस तरह से, मानो कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना. अब इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है. एक बात पक्का है कि जब भी कभी बॉन्ड बनता है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पेयर तो होता ही है. तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड बना रहा है दे आर कॉल्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड बना रहा है दीज आर कॉल्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स. तो उसी बेसिस के ऊपर हम बात करते हैं. तो देखो जैसे हमारे पास ये है CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है. Now what happens if this electron shift towards this one, this side, we'll get say CH, ये CH. अब इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव और इसके ऊपर क्या आ गया CH2, ठीक है ना. और इसके ऊपर आ गया नेगेटिव बिकॉज सिंस इलेक्ट्रॉन हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस कार्बन. अब ये जो है हमारे पास यहाँ पर H है, CH ये बना सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन. तो ये थोड़ी देर के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएगा फॉर द स्टेबिलिटी, बिकॉज ये कार्बन डेफिनेटली इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चाहे थोड़ी सी ज़्यादा है, हाइड्रोजन से तो इनका डिफरेंस है ही है. तो अब मेरे पास क्या आ जाएगा इस तरह से C, ये डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ठीक है ना. और ये H इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव बिकॉज इस बॉन्ड में, इस CH बॉन्ड में एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का था, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पेयर पूरे का पूरा शिफ्ट यहाँ पे कर गया. तो ये हमारे पास क्या हुआ, इस हाइड्रोजन के पास अपना भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, जिसकी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है. और हमारे पास नो डाउट इसके ऊपर नेगेटिव आना चाहिए था. ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयर हो गया, तो इसका चार्ज भी ख़त्म हो गया, इसका चार्ज भी ख़त्म हो गया. लेकिन थोड़े टाइम के लिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में देयर इज़ अ नो बॉन्ड. तो दिस इज़ कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. अब इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोलते हैं कि अगर यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन होता है, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन, तो ये ज़रूरी नहीं. इसी के साथ इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, H डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये H और ये डबल बॉन्ड CH2 नेगेटिव. तो क्या हुआ, थोड़े टाइम के लिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है, थोड़े टाइम के लिए इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड नहीं है. दिस इज कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. तो ये कैसे हुआ, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था, ठीक है ना, ये शिफ्ट करा इधर, नेचुरली हमारे पास क्या हुआ, इसको बोल देते हैं हम पी पाई इलेक्ट्रॉन्स. और साथ में इंटरेक्शन किसकी हुई, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ CH बॉन्ड. तो जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होगी, देखो हमने इसको 1 2 3 4 स्ट्रक्चर में इसको रिप्रेजेंट कर दिया. तो जब किसी मॉलिक्यूल को एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोल देते हैं रेजोनेंस. अब क्योंकि इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इन कैनोनिकल स्ट्रक्चर में, हर स्ट्रक्चर में एक ऐसी कंडीशन जरूर ओरिजिनेट हो रही है जब दो एटम के बीच में कोई भी बॉन्ड नहीं है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस. अब जितनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर ज़्यादा होती है उतनी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना. तो ये उस बेसिस के ऊपर हम इसको कि ये जो हमारे पास नो बॉन्ड रेजोनेंस है, इसका जो सिग्निफिकेंस है इसको हम आगे यूज़ करेंगे. एंड दिस इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफेक्ट, very very important factor on the basis of which we can explain the stability of
कार्बोनियमाइन, वी कैन एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन। तो हमारे पास ये जो है वो ये हुई इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, रेजोनेंस और मीजोमेरिक इफेक्ट, और बेकर नाथन इफेक्ट, और नो बॉन्ड रेजोनेंस, और हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये इस तरह से इसके बारे में हमने ये जो बात करी। बाकी इसकी और एक्सप्लेनेशन हो जाएगी और एग्जांपल्स हो जाएंगे व्हेन वी प्रोसीड टुवर्ड्स द डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। तो अब हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में बात करें तो हमारे पास सबसे पहली बात आ जाती है कि जो क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना। बॉन्ड दो तरीके से टूटता है बच्चों। एक हमारे पास क्या है, जैसे ए और बी मानो, अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ए का, एक इलेक्ट्रॉन बी का, और ये मेरे पास बना ए प्लस बी, ये इस तरह से। इसको नेगेटिव चार्ज क्यों आया? क्योंकि इनमें से दो इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बी का नहीं था, वो था ए का। ए के ऊपर पॉजिटिव क्यों आया? क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन बी इससे दूर चला गया। दिस इज कॉल्ड हेटेरोलिटिक फिजन। हेटेरोलिटिक फिजन, हेटेरो का मतलब डिफरेंट, लिटिक का मतलब टूटना, मतलब देयर इज नो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, एक को तो दोनों इलेक्ट्रॉन मिल गए, एक को कुछ नहीं मिला। इससे मुझे क्या मिले? कैटाइन एंड एनाइन, ठीक है ना, कैटाइन और एनाइन मिला। अब हमारे पास दूसरी फिजन है होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक, होमो मीन सेम, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ये इस तरह से, ये आ गया बी, ये इधर चला जाएगा इधर, और ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आ जाएगा। मेरे पास क्या बना? ए के ऊपर ये और बी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। ये डॉट क्रॉस हम अपनी कन्वीनियंस के लिए यूज़ करते हैं, अदरवाइज दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन मिल गया। अब ये हुई यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। पेयर था इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन एक को मिला, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे को मिला। तो दीज आर कॉल्ड फ्री रेडिकल्स। इनको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल्स। ये फ्री रेडिकल हुए। फ्री रेडिकल क्या हुआ? स्पीसीज विद ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑफ कोर्स रिजल्ट ऑफ होमोलिटिक फिजन। सो दीज आर वेरी वेरी रिएक्टिव। तो ये हमारे पास हुई बॉन्ड फिजन, दो तरह की इसमें हमारे पास जो मैंने आपको फिजन बताई। अब हमारे पास आगे रिएक्शन, दीज आर द रिएजेंट्स। तो पहला मैं ले लेता हूँ न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल्स। जहाँ तक न्यूक्लियोफाइल्स का सवाल है, न्यूक्लियोफाइल्स देखो ध्यान दो, न्यूक्लियस को, फिलिक मीन लव, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, ठीक है ना। अब ऑफ कोर्स आपको बताया न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन, और प्रोटॉन के ऊपर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अगर उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव को प्यार करने वाला, मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर नेगेटिव होगा। हम इसको कॉमन ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। कि जब भी ये अटैक करेंगे तो वहाँ अटैक करेंगे जहाँ पे पॉजिटिव सेंटर होगा, ठीक है ना। तो जैसे हमारे पास ये दो तरह के हैं, न्यूट्रल, जहाँ तक न्यूट्रल सवाल बेटे, ये हो गया H2O, ठीक है ना, ये हो गया NH3, ये क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है, जहाँ भी इनको पॉजिटिव मिलेगा चार्ज, ये उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देंगे, और ये बन गया मेरे पास न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिच है, ये लोन पेयर है इनके पास, फालतू इलेक्ट्रॉन है इनके पास, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको जो भी है पॉजिटिव पार्ट, उसको अपना ये डोनेट कर देंगे। नंबर 2 आ गया चार्ज। जहाँ तक चार्ज का सवाल है बच्चों, तो जितने भी अनाइन हैं, अनाइंस, जैसे Cl नेगेटिव हो गया, Br नेगेटिव हो गया, I नेगेटिव हो गया, देन NO2 नेगेटिव हो गया, ठीक है ना, NO3 नेगेटिव हो गया, देन OH नेगेटिव हो गया। इन सब के पास इलेक्ट्रॉन फालतू हैं, कहाँ अटैक करेंगे? ये पॉजिटिव के ऊपर। तो दीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल्स। देन हमारे पास आ गया इलेक्ट्रोफाइल्स, इलेक्ट्रॉन को प्यार करने वाले। तो इलेक्ट्रॉन को प्यार कौन करेगा? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज आर कॉल्ड इलेक्ट्रोफाइल। तो बिल्कुल उसी तरह से दो तरह के चार्ज्ड, डेफिनेटली जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जितने भी कैटाइन मीन कैटाइंस, पॉजिटिवली चार्ज्ड आइंस, दीज आर ऑल इलेक्ट्रोफाइल्स। जहाँ नेगेटिव मिला, जहाँ इलेक्ट्रॉन मिले उसके ऊपर अटैक कर दिया। न्यूट्रल, इलेक्ट्रॉन की कमी है लेकिन चार्ज नहीं है, जैसे आपका आ गया BF3। अब BF3 बोरोन एंड फ्लोरीन का बीच में बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 फ्लोरीन है, 3 BF बॉन्ड है, तो इसमें हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। FeCl3 कितने हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो AlCl3 कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो अल्मीनियम के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन्स, बोरन के इर्द गिर्द 6 इलेक्ट्रॉन,
ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए अभी भी इनको एक पेयर इलेक्ट्रॉन का चाहिए, मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन को प्यार करते हैं, दैट इज़ वाई दीज आर कॉल्ड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। ये हुआ हमारे पास इस तरह से। देन रिएक्शन इंटरमीडिएट्स जो रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इज कार्बोनियम आयन और कार्बोकैटाइन अब कैटाइन से क्लियर हो रहा है पॉजिटिव। कार्बोनियम जिसके पीछे यूम लग गया, ये पक्का है कि वो पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, पॉजिटिवली चार्ज आयन होगा, या जब कभी भी आयन बनाएगा तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा। जैसे आपको याद करा दूं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंशियम, वेरियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है ना, ये सारे के पीछे क्या लगा हुआ है, यूम। तो जब भी एक बनाते हैं आयन, कौन से चार्ज के आयन बनाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाते हैं। सो कार्बन कैरिंग पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कार्बोकैटाइन और कार्बोनियम आयन। अब ये देखो, ये मेरे पास आ गया पॉजिटिव, ठीक है ना, ये आ गया, ये इस तरह से CrH पॉजिटिव, RCrH पॉजिटिव और RCr, ये टाइप्स आ गए इसके कार्बोनियम आयन के। ये हो गया दोनों 1 डिग्री है ना, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। तो जिस कार्बन को पॉजिटिव चार्ज है, या तो उसके साथ कोई कार्बन नहीं लगनी चाहिए, या कम से कम एक कार्बन लगी हो 1 डिग्री, 2 कार्बन लगी होगी तो 2 डिग्री, 3 कार्बन लगी होगी तो 3 डिग्री। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी विल बी लाइक दिस वन। ये 1 डिग्री सबसे कम स्टेबल, 2 डिग्री उससे ज़्यादा, 3 डिग्री उससे ज़्यादा स्टेबल। अब कार्बोनियम आयन बनता कैसे है, ठीक है ना, तो एक तो पक्का है डायरेक्ट आयोनाइजेशन। डायरेक्ट आयोनाइजेशन कैसे, देखो डायरेक्ट आयोनाइजेशन में कैसे, डायरेक्ट बॉन्ड टूटे, तो डायरेक्ट में हमारे पास एक बात क्लियर है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होना चाहिए। जैसे मेरे पास ये है CH3, ठीक है ना, Cl मान लो, ये टूटा बॉन्ड, और इस CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और Cl के ऊपर कौन सा आ गया, नेगेटिव। सो ये हमारे पास आ गया डायरेक्ट आयोनाइजेशन, डायरेक्ट क्लीवेज ऑफ द बॉन्ड। देन प्रोटोनेशन, प्रोटोन का लगना, ठीक है ना, जैसे मेरे पास ये आ गया RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। अब मेरे पास क्या आ गई बात यहाँ पर, RCH, ये इधर को शिफ्ट करें ना, प्लस H पॉजिटिव, ठीक है, मानो ये इस तरह से, ये इधर को शिफ्ट करा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, RCH पॉजिटिव, CH3 बन गया प्रोटोन, बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो किसके ऊपर आया, ये कार्बन के ऊपर। तो दिस प्रोटोनेशन, प्रोटोन का लगना, प्रोटोन का इसके साथ लगना, उससे रह क्या गया, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। देन कंपाउंड्स कंटेनिंग एन एटम विद लोन पेयर, है ना, कंपाउंड कंटेनिंग एटम विद लोन पेयर, मतलब देखो जैसे मेरे पास ये आ गया RO अल्कोहल, ठीक है, H। अब इसकी प्रोटोनेशन कर दो, H पॉजिटिव, तो मेरे पास क्या आ गया, ROH H। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, जब भी ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाती है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन ऑक्सीजन आपको पता है सेकंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये कैसे सहन करेगी कि मेरे के ऊपर पॉजिटिव और उससे कहीं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कार्बन वो न्यूट्रल बैठी हुई है, ऐसा हो ही नहीं सकता, वो उसका इलेक्ट्रॉन छीन लेगा इस तरह से। तो क्या आ गया, R के ऊपर आ गया पॉजिटिव और प्लस आ गया वाटर, तो ये बन गया मेरे पास कार्बोनियम आयन, ठीक है ना। देन डाइजोनियम सॉल्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ डाइजोनियम, आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ मैं, डाइजोनियम सॉल्ट, तो डाइजोनियम सॉल्ट में क्या आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास RNH2, ठीक है ना, और मेरे पास आ गया यहाँ पर RN2 गिव यू R पॉजिटिव प्लस N2, RN2 R पॉजिटिव प्लस N2 गैस, ठीक है ना। तो ये कैसे आया, ये इसकी ऑक्सीडेशन हुई HNO3 की प्रेजेंस में, या नाइट्रस एसिड की प्रेजेंस में कर लो आप, दोनों में हो जाएगी। तो मेरे पास आ जाएगा ये RN2, O2 नहीं है, ये RN2। देखो आपको डाइजोनियम के बारे में बात कर रहा था, डाई का मतलब होता है 2, एजो मीन नाइट्रोजन, मीन यूम पॉजिटिव, डाइजोनियम RN2, ठीक है। तो
तो ये Rn2 जो आया ये इसके ऊपर क्या आ गया, ये हमारे पास पॉजिटिव डायज़ोनियम बना, ये डाईएज़ोनियम, जैसे आपने पढ़ा होगा, याद होगा आपको, बेंजीन डाईएज़ोनियम क्लोराइड, ठीक है ना। तो बेंजीन डाई, इसको भूल जाओ, ये क्या गया, बेंजीन N2 पॉजिटिव, बेंजीन को आप मान लो R, ये बन गया Rn2 पॉजिटिव। अब इसका नाम नाइट्रोजन क्यों बोलते हैं, नाइट्रोजन को एजो क्या, बेसिकली ये वर्ड स्टार्ट हुआ है एजो, एजोट से। एजोट का मतलब होता है लाइफलेस, लाइफलेस। अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में छोड़ दो तो वो डेथ हो जाती है उसकी, बिकॉज नाइट्रोजन इज़ नॉट हैविंग एनी लाइफ। अब क्वेश्चन ओरिजिनेट होता है कि अगर नाइट्रोजन के पास नाइट्रोजन लाइफ नहीं होती है तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो अबाउट 78% तो नाइट्रोजन ही है। अरे भैया, और 20% क्या है जो लाइफ सपोर्टिंग है, वो है ऑक्सीजन। तो ये तो उल्टा होना चाहिए था, 80% हमारे पास ऑक्सीजन होती, 20% नाइट्रोजन, तो भी मान लेते, ये तो रिवर्स हो गया। भैया ऐसा है कि अगर नाइट्रोजन ना होती एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीजन ही होती, तो एक बार लगी हुई आग कभी नहीं बुझती, बिकॉज ऑक्सीजन इज सपोर्टर ऑफ कंबशन। दूसरी बात, हम ऑक्सीजन जो इनहेल करते हैं, हमारा अंदर जो कंबशन रिएक्शन है, जो खाना पचने का रिएक्शन है, वो इतना तेज होता, इतनी एनर्जी निकलती, हम वैसे ही जल भुन जाते। इसलिए हमारे पास ये जो नेचर ने बनाया हुआ है 78% नाइट्रोजन और 20% ऑक्सीजन, बिल्कुल हमारी जो है वो हेल्थ को देखते हुए उसको इस तरह से ये जो है वो ऑक्सीजन, ये इनकी गैसेस की कंपोजिशन है। तो ये हुआ हमारे पास इस तरह से बेटे। और एक और है बाय द एक्शन ऑफ सुपर एसिड्स, तो ये हमारे पास आ गया RF जमा SbF3, ये आपको दे देगा R पॉजिटिव जमा SV5 SbF6, ठीक है। तो ये भी हमारे पास कार्बोनियम आयन बन गया। तो कार्बोनियम आयन बनाने के डिफरेंट तरीके हैं ये, दैट यू कैन डू, नो प्रॉब्लम। तो जहाँ तक रही बात स्ट्रक्चर कार्बोनियम आयन की, स्ट्रक्चर का मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं यहाँ पे, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो हमारे पास क्या है sp2 में, ये s का ऑर्बिटल कार्बन का, ये 1s 2s2 इस तरह से, और ये 2p2, ठीक है ना। ये हम क्या शो करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा देते हैं इस तरह से। यहाँ पर आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बताऊँगा मैं, वो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन जंप करवा दिया s का इधर। अब sp2, ये s का और ये p के, ठीक है ना, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे। अब जो आपने आगे बनाने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये इन दोनों के बीच में बनाने हैं। कितने बनेंगे, 3, 1 2 3, तीनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। इसने पार्टिसिपेट नहीं करा तो ये इस तरह से और ये इस तरह से, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। ये हो गया हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, इंटरमिक्सिंग ऑफ द ऑर्बिटल्स टू रीडिस्ट्रीब्यूट देयर शेप एंड एनर्जी। तो इधर क्या बच्चों, एनर्जी 1s की एनर्जी सबसे कम, 2s की उससे ज़्यादा, 2p की उससे ज़्यादा। तो इनकी एनर्जी क्या होगी, 2s और 2p के बीच में होगी, 2s एंड 2p के बीच में होगी एनर्जी। तभी इनको हम इसके सेंटर में बनाते हैं कि इनकी एनर्जी s से तो ज़्यादा होगी, लेकिन p से जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनसे ये कम होगी। अब क्योंकि इसने पार्टिसिपेट नहीं करा तो इसकी एनर्जी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। तो ये मेरे पास आ गया sp2 हुआ, तो ये आ गया इस तरह से ये, और ये मेरे पास कौन हो गया, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो वेकेंट है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आ गया वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, वेकेंट अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो ये हमारे पास ये बना इसका कार्बोनियम आयन के बारे में कि कार्बोनियम आयन की स्ट्रक्चर क्या होती है। कार्बोनियम आयन में कार्बन हैज अंडरगॉन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और जो वेकेंट होता है कार्बन का जो ऑर्बिटल, दैट इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल, क्योंकि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो इसका ये लॉस हो गया, जिसके वजह से कार्बन के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उसको हम बोल देते हैं कार्बोनियम आयन। तो ये तो हमारे पास हुई बात स्ट्रक्चर की, फॉर्मेशन की, और टाइप्स ऑफ कार्बोनियम आयन की। अब हम आगे इसको करते हैं, इसमें हमारे पास तो आज इतना ही करते हैं, आगे